गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया था। आज अपना चैप्टर नंबर 7 है वो चलेगा और चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और चैप्टर का नाम यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो विद्युत धारा के कारण जो आपका चुंबकीय प्रभाव आएगा उसके बारे में इस चैप्टर में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है। तो किसी भी चालक में आप क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की जो घटना होती है उसी को आप क्या बोलते हो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कोई भी चालक है उसमें धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, और उसी चुंबकीय क्षेत्र आने की जो घटना होती है उसी को आप क्या बोलते हो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले आप लेसन नंबर 7 और चैप्टर का नाम लिख लो, और यूनिट नंबर अपनी 3 है, ये यूनिट नंबर 3 तीसरी यूनिट चलेगी आज। तो सबसे पहले लिखो आप, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये तो अपना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था। क्या होता है अपना चुंबकीय प्रभाव, तो आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो घटना है उसी को आप क्या बोलते हो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एक ओरस्टेड नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा उस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाया उसने। तो नीचे आप हेडिंग डालो, ओरस्टेड का प्रयोग। तो ओरस्टेड का क्या प्रयोग था, स्टार लगा के, ओरस्टेड का प्रयोग। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए ओरस्टेड ने क्या प्रयोग किया, तो उसने क्या किया, एक चालक तार लेके, इस प्रकार से एक चालक तार लिया और उससे उसने एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में क्या किए, संयोजित किए। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए उसने। और यह आपका क्या है, कोई चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होगी। यह आपका चालक तार है, चालक तार।
तो ओरस्टेड ने क्या किया, एक चालक तार से एक बैटरी, कुंजी और एक धारा नियंत्रक को क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। इसके बाद उसने क्या की, इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके विभिन्न प्रकार के क्या किए, प्रेक्षण प्राप्त किए इसने। तो उसने क्या देखा, यहाँ पर उसने यह चालक तार संयोजित करने के पश्चात उसने सर्वप्रथम क्या किया, इस कुंजी को यहाँ से लगाया। ये जो कुंजी के है उसको लगाने पर इस परिपथ में क्या होती है, आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। इसके बाद उसने इसके पास में एक चुंबकीय सुई लेके आता है। ये इस प्रकार की चुंबकीय सुई है। ये आपकी चुंबकीय सुई। तो ये जब ये इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, तो ये आपकी जो चुंबकीय सुई है ये आपकी विक्षेपित नहीं होती है। और जैसे ही इस जो चालक तार है इसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये आपकी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। ठीक है। आगे उसने क्या परीक्षण प्राप्त किया कि यदि इसी चालक तार में विद्युत धारा का मान क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, यानी विद्युत धारा की प्रबलता को बढ़ाया जाता है, तो इस चुंबकीय जो आपकी सुई है उसमें विक्षेप भी क्या होता है, बढ़ता है। और उसने क्या किया, यदि इस चालक तार में धारा की दिशा को क्या किया जाता है, विपरीत किया जाता है, तो इस चुंबकीय सुई में भी आपका विक्षेप क्या होगा, विपरीत दिशा में ही प्राप्त होता है। तो ये तीन इससे उन्होंने क्या किए, प्रेक्षण प्राप्त किए। तो सबसे पहले आप करोगे ओरस्टेड का प्रयोग, और इसमें लिखो आप, लिखो वैज्ञानिक ओरस्टेड ने एक चालक तार से सेल कुंजी व धारा नियंत्रक को संयोजित करके चालक तार के समीप चुंबकीय सुई रखकर निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ। अब डायग्राम बना लो नीचे।
तो पहला प्रेक्षण लिखो आप, नंबर 1। पहला प्रेक्षण क्या प्राप्त किया इसने, नंबर 1 लिखो। जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है, चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है तथा कुंजी को लगाने पर तार में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। नंबर 2, दूसरा प्रेक्षण लिखो। परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ता है। तीसरा प्रेक्षण लिखो, नंबर 3। परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विपरीत करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। तो ये तो ओरस्टेड के जो प्रयोग किया उसके क्या निकले निष्कर्ष, प्रेक्षण थे। ठीक है, ये तो प्रेक्षण लिए इससे। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इन प्रेक्षणों से निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो नीचे स्टार लगा के लिखो, ओरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। ओरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलते हैं ये देखने हैं। प्रेक्षण आपने देख लिए कि जब आप परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो अपनी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हो तो चुंबकीय सुई भी विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, दूसरी इसमें धारा की जो प्रबलता यानी धारा का मान आप बढ़ाते हो तो इसमें विक्षेप भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तीसरा आपने यदि आप धारा की दिशा को क्या विपरीत करते हो तो इसमें चुंबकीय सुई में विक्षेप क्या आएगा, विपरीत दिशा में ही आएगा। तो ये 3 यहाँ पर आपको प्रेक्षण मिले। तो इन प्रेक्षणों से आपके क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है, वो निष्कर्ष बताने हैं। तो इनसे आप निष्कर्ष ये निकलते हैं कि
अपने किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही ये अपनी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। ठीक है, इसका मतलब है चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे एक तो ये निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, यदि आप परिपथ में विद्युत धारा की दिशा और मान आप बदलते हो, ठीक है, दिशा और मान बदलोगे तो अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मान में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है इससे। तीसरा निष्कर्ष, यदि आप जो आपका विद्युत परिपथ है, ठीक है, इस विद्युत परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, घटता है। यानी इसके पास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहेगा और तार से दूर आप जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा, कम होता जाएगा। और चौथा जो निष्कर्ष आपका इससे निकलेगा, ठीक है, जब आप इस चुंबकीय सुई को ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर किसी बिंदु पर या नीचे किसी बिंदु पर रखते हो तो दोनों ही बिंदुओं पर इसमें विपरीत दिशा में आपको क्या मिलेगा, विक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, ये चार इससे क्या निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं। तो नंबर 1 लिख लो सबसे पहले आप। पहला निष्कर्ष, नंबर 1 निष्कर्ष लिखो, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा निष्कर्ष लिखो, नंबर 2, देखो, चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा उसमें प्रवाहित धारा के मान व दिशा उसमें प्रवाहित धारा के मान व दिशा पर निर्भर करता है। मान व दिशा पर निर्भर करता है। मान व दिशा पर निर्भर करता है। नंबर 3 लिखो, नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार से दूरी बढ़ने के साथ घटता है। दूरी बढ़ने के साथ घटता है। चौथा निष्कर्ष लिखो, चुंबकीय सुई को चालक तार के ऊपर व नीचे रखने पर दोनों
बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये अपना क्या था, ओरस्टेड का प्रयोग था, जिसके द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लो चुंबकीय बल व क्षेत्र। न्यू हेडिंग डाल लो चुंबकीय बल व क्षेत्र। चुंबकीय बल व क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको चुंबकीय बल को समझना है कि आपका चुंबकीय बल क्या होता है। तो चुंबकीय बल, जब किसी आवेश को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या करते हो, गतिशील करते हो, तो उस आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वही आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप क्या करते हो, किसी आवेश को, ये आपका आवेश है और उसको थीटा कोण पर क्या करते हो, v वेग से विस्थापित करते हो। इसको आपका एंगल है थीटा। ठीक है, तो इसका क्षैतिज घटक और इसका लंबवत घटक दोनों लेने हैं आपको। तो क्षैतिज घटक आपका क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और लंबवत घटक आपका आएगा v sin थीटा। तो जब आपका कोई भी आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिशील है, ठीक है, तो उस पे लगने वाला जो आपका बल होता है वही आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय बल, जिसको आप एफ एम के द्वारा क्या करते हो, डिनोट करते हो। एफ का मतलब अपना फोर्स हो गया और एम का मतलब अपना क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी मैग्नेट का मतलब आपका होता है चुंबकीय। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, चुंबकीय बल। ठीक है, तो यहां से इसको एफ एम के द्वारा आप क्या कर रहे हो, प्रदर्शित कर रहे हो। तो एफ एम इक्वल टू आपका क्या होगा, क्यू वी बी और साइन थीटा। यह आपका क्या होगा, चुंबकीय बल होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो आप चुंबकीय बल की। लिखो, जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाता है, तो आवेश पर एक बल कार्य करता है। आवेश पर एक बल कार्य करता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो ये तो अपना चुंबकीय बल हो गया। अब नीचे लिखो, लाइन चेंज करके आप देखो, यदि स्मॉल क्यू आवेश को, यदि स्मॉल क्यू आवेश को v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B
बी में थीटा कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर गतिशील किया जाए तो, चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर गतिशील किया जाए तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल आपका होगा Fm इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। इसको सदिश रूप में लिखना है तो आपका Fm वेक्टर इक्वल टू क्यू और आपका V सदिश क्रॉस B सदिश हो जाएगा ये सदिश रूप में। इसको समीकरण 1 दे देना और इसको समीकरण 2 दे देना, ठीक है, क्योंकि यहां पर साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आपको पता है ही। तो जल्दी यहां तक आप उतार लो और ये डायग्राम भी बना लेना, डायग्राम बना लो और ये उतार लो जल्दी। तो यहां अपने समीकरण 2 तक हो गया। अब देखो यहां पर इस चुंबकीय बल की दिशा, तो चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, देखो यहां पर V सदिश क्रॉस क्या आ रहा है, B सदिश, तो अपने जो आवेश का वेग और चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत हमारी क्या होगी, इस चुंबकीय बल की दिशा होगी, इसके तल के लंबवत। ये अपना जैसे ये आपका वेग की डायरेक्शन है और ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो चुंबकीय बल की दिशा होगी इनके लंबवत, ऐसे बाहर की ओर आपका क्या आएगा, ये चुंबकीय बल का मान आएगा Fm का, ठीक है। तो इनके तल के लंबवत आएगी हमेशा। तो नीचे लिख लो आप समीकरण 2 के नीचे देखो, अतः चुंबकीय बल की दिशा, अतः चुंबकीय बल की दिशा आवेश के वेग, चुंबकीय बल की दिशा आवेश के वेग व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के तल के लंबवत, के तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग कोई साइंटिस्ट है, जिससे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अब इसमें स्थिति फर्स्ट लगाओ आप, स्थिति
फर्स्ट, तो पहली स्थिति यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो अर्थात यदि स्थिति प्रश्न में लिखोगे आप, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो तो चुंबकीय बल समीकरण 1 से चुंबकीय बल समीकरण 1 से अपना चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, जब थीटा इक्वल टू 0 हो, या आप बोल सकते हो कि आपका आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या है, गतिशील है, तो उस कंडीशन में आपका चुंबकीय बल Fm क्या होगा। ठीक है, तो Fm समीकरण 1 से यहां पर QVB और साइन थीटा की जगह 0 रख दो, 0, तो साइन 0 का मान 0, तो आपका Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस स्थिति के अंदर आपका चुंबकीय बल का मान क्या आता है, 0 आता है, तो Fm इक्वल टू आएगा 0। नंबर 2 स्थिति सेकंड, स्थिति आपकी सेकंड लिखो, यदि थीटा इक्वल टू 90 हो तो अर्थात, यदि थीटा इक्वल टू 90 हो तो अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिशील हो तो चुंबकीय बल समीकरण 1 से, चुंबकीय बल समीकरण 1 से, तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, Fm इक्वल टू, ठीक है, QVB और यहां थीटा की जगह 90 रख देना, तो साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो आपका Fm इक्वल टू क्या आ जाएगा, QVB। तो चुंबकीय बल का मान इस कंडीशन में अपना क्या रहेगा, मैक्सिमम। अब यहां से मेरे को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र इससे, तो B इक्वल टू QV को यहाँ Fm के नीचे डिवाइड कर दो, तो अपना आ जाएगा Fm अपॉन QV, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब देखो, यदि Q इक्वल टू आपके पास 1 कूलाम व V इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड हो तो अपना B इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fm के बराबर आ जाएगा। तो नीचे लिख लो ये, यदि Q इक्वल टू 1 कूलाम व V इक्वल टू क्या हो, 1 मीटर प्रति सेकंड हो तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके बराबर होता है, चुंबकीय बल के बराबर होता है। तो नीचे लिख लो ये,
हो गया यहां तक है। अब इसके नीचे लिखो, आप लिखो अर्थात एक कूलाम आवेश को, अर्थात एक कूलाम आवेश को 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो तो आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या नीचे लिखो, आप नीचे लिखो, इसके नीचे स्टार लगा के लिख लो, आप इसके नीचे स्टार लगा के, किसी धारावाही चालक के चारों ओर, किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र, चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का, जिसमें चुंबकीय बल का संसूचन किया जाता है, चुंबकीय बल का संसूचन किया जाता है, संसूचन किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नीचे स्टार लगा के लिखो, यह एक अदिश राशि होती है, स्टार लगा के लिख लो, सॉरी, यह एक सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होगी, यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। फिर नीचे स्टार लगाओ, नीचे स्टार लगाओ, इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला, ऐसा ही मात्रक टेस्ला, जिसको कैपिटल टी से लिखते हैं, ऐसा ही मात्रक टेस्ला व व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, व व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, व विमा M1 L0 T-2 A-1 व विमा M1 L0 T-2 A-1 बड़े कोष्टक में लिखनी है।
होती है, होती है। फिर नीचे लिखो सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गॉस, जिसको कैपिटल GA से लिखते हैं, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गॉस होता है तथा अन्य मात्रक मैक्सवेल प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी प्रति सेमी स्क्वायर होता है, मैक्सवेल प्रति सेमी स्क्वायर व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये इसके अन्य मात्रक हो गए, ठीक है। अब एक टेस्ला का मतलब क्या होता है, आगे न्यूमेरिकल में भी आपके आएगा। तो एक टेस्ला का मतलब है आपका 10 की पावर 4 GA के बराबर होगा, गॉस। तो एक टेस्ला इक्वल टू नीचे लिख लो 10 की पावर 4 गॉस होता है। अब इसका मतलब आपको ये सब जो आप चीजें आपने पढ़ी, इससे आपका ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो आपका एक गतिशील जो आपका आवेश होता है वो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करता है, उत्पन्न करता है, और स्थिर आवेश केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, ठीक है। तो नीचे लिख लो ये बात, आप स्टार लगा के नीचे लिख लो। देखो एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। जबकि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये आपका चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र अपना कंप्लीट होता है। और कल हम जो चुंबकीय क्षेत्र है उनकी दिशाओं के लिए हम अलग अलग नियमों का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अपने कौन कौन से नियमों के द्वारा आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हो, ठीक है, वो अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी पार्ट नंबर 2 की चलेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।